नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा की अंतिम मतदाता सूची में कुल 5 लाख मतदाता शामिल हैं। इनमें 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 69,740 युवा मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का 78 है। कानपुर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक नाबालिग लड़की पश्चिम बंगाल की महिला के साथ चली गई। बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को बरामद किया। मेरठ ने द्वितीय उप्र डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में मेजबान कानपुर को 1 विकेट से हराया। क्राइस्टचर्च मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में मेरठ के दुर्गेश मैन ऑफ द मैच बने, जिन्होंने 4 विकेट लिए और 28 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। अमेठी में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। रविवार को ट्रेन की चपेट में आने से लगभग 20 वर्षीय अंकित कोरी की मौके पर ही मौत हो गई। अमेठी जिले में विभिन्न स्थानों पर आग लगने की घटनाओं में 2 मकान, 4 छप्पर और लगभग बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इन अग्निकांडों में 30 क्विंटल भूसा भी नष्ट हो गया। अमेठी के नरहरपुर गांव में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया। इस घटना में रामगंज थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी समेत 4 लोग घायल हो गए। मेरठ नगर निगम सड़कों के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम RMS लागू कर रहा है। ये प्रणाली सड़कों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करेगी, जिसमें निर्माण और मरम्मत का पूरा ब्यौरा होगा। सेंसर और GIS तकनीक से गड्ढों और दरारों का पहले ही पता चल जाएगा, जिससे समय पर मरम्मत होगी। मेरठ में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द होगी। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने प्रदेश सरकार से भूमि अधिग्रहण और धनराशि आवंटन के लिए वार्ता करने का आश्वासन दिया। ये घोषणा विश्व होम्योपैथिक दिवस पर हुई, जहां मेरठ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ने किफायती डिस्पेंसरी और कैंप शुरू करने की बात कही। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर पुनर्परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होगी। ये परीक्षा मेरठ सहित 6 जिलों के 53 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। मेरठ में 9 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4200 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रवेश पत्र 15 अप्रैल से डाउनलोड किए जा सकेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने वर्तमान सत्र में 147 लोगों को प्रवेश से वंचित कर काली सूची में डाला है। इसमें भाकियू आंबेडकर के अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय भाटी सहित कई बड़े राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी और छात्र नेता शामिल हैं। आगरा की ट्रांस यमुना पुलिस ने सरकारी विभागों में कार लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य किराए पर गाड़ियां लेकर कागजों में हेरफेर कर उन्हें गिरवी रख देते थे। औरैया में ओवरलोडिंग और अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन व पुलिस ने सघन अभियान चलाया। अनंतराम टोल प्लाजा के पास 16 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। विधुना में भी 11 वाहनों का चालान कर एक डंपर सीज हुआ। ये अभियान जारी रहेगा। बेला औरैया में एक किशोरी ने पूर्व CM अखिलेश यादव के साथ CM योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक गीत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अधिक लाइक के चक्कर में उसने पिता संग भी गाना गाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। इशिता गर्ग ने 491 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मान्य गुप्ता और तफीम नाजिर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मंडी धनौरा नगर पालिका परिषद अमरोहा में 1 करोड़ रुपए की लागत से 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण करा रही है। इनमें वार्ड 25 की जर्जर सड़क भी शामिल है। 9 वर्षीय माही का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह DM से किताबों के ऊंचे दाम कम करने की गुहार लगा रही है। उसके भूमिहीन मजदूर पिता 3100 रुपए की किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार यानी 21 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकारों DA बढ़ाते वक्त अब सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समानता का अधिकार, इसे बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने केरल राज्य और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दायर अपीलें खारिज कर दी है। साथ ही इस बात की पुष्टि भी की कि महंगाई से सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तरह के कर्मचारी समान रूप से प्रभावित होते हैं। अब क्या ये पूरा मामला है, जरा उसको भी आप सुनिए। देखिए, मामला साल 2021 का है। उस दौरान केरल सरकार और KSRTC ने भारी वित्तीय संकट का हवाला देते हुए मुकाबले पेंशन भोगियों के लिए कम महंगाई भत्ते सही ठहराने की कोशिश की थी। उन्होंने पेंशनर्स और वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरी का मानते हुए इसे एक नीतिगत मामला बताया था। उस दौरान कर्मचारियों को 14 दिए और पेंशनर्स को 11 DR दिया गया था। केरल सरकार और KSRTC दोनों का कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और KSRTC की दलीलों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि वित्तीय बाधाएं संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार नहीं हो सकते। उनके बीच भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन भोगियों और सेवारत कर्मचारी दोनों ही एक समान रूप से महंगाई का सामना करते हैं। के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कि SRTC को पेंशनर्स को भी उसी समान दर से महंगाई राहत देने का निर्देश दिया गया था जो सेवारत कर्मचारियों को दी जा रही है। कोर्ट के इस फैसले से केरल के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से सामान महंगाई राहत की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से KSRTC पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है, क्योंकि अब उसे सामान अंतर से पेंशनर्स को भी DR देना होगा।
बकाये रकम के भुगतान के लिए विस्तृत आदेश बाद में जारी किए जाने की भी उम्मीद है। मानेसर नगर निगम ने दूषित पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए सोसाइटियों, होटलों और मॉल में लगे एसटीपी की जांच के लिए टीमें गठित की है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए 2 अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी तैनात किए हैं। बेंगलुरु में 28 वर्षीय जिम ट्रेनर दिलीप ने आत्महत्या कर ली। परिवार ने आरोप लगाया है कि एक 42 वर्षीय शादीशुदा महिला उसे पैसे और संपत्ति के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। गुरुग्राम में वाटिका चौक से NH 48 तक सदर्न पेरिफेरल रोड SPR पर 2 किमी लंबे सिग्नल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर का टेंडर 22 अप्रैल को खुलेगा। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक BMW मालिक को रिमोट कंट्रोल नंबर प्लेट सिस्टम का उपयोग करते हुए पकड़ा। ये व्यक्ति चालान से बचने के लिए एक बटन दबाकर दिल्ली और तेलंगाना की नंबर प्लेट बदल देता था। टाटा स्टील के 800 कर्मचारियों के ग्रेड रिवीजन की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच वार्ता निर्णायक मोड पर है। अगले माह तक नए वेतन समझौते पर सहमति की उम्मीद है। यूनियन 27 MGB वेतन विसंगति दूर करने और भत्तों में वृद्धि पर जोर दे रही। हैलखनू में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के RTI विभाग के नवनियुक्त जिला शहर चेयरमैनों को मनोनयन पत्र वितरित किए गए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपीए एक सरकार ने पारदर्शिता के लिए RTI कानून बनाया था। महान गायिका आशा भोसले के 92 वर्ष की आयु में निधन से देश में शोक है। उनके निधन के बाद ओडिशा से जुड़ी उनकी भावुक यादें और ओडिया संगीत के दिग्गज अक्षय मोहंती खोका भाई की प्रशंसा फिर से चर्चा में है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मैम के परिसर में छात्रों और छात्राओं के लिए 2 नए छात्रावास भवनों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय एवं वित्त समिति ने 541 करोड़ रुपए की इस परियोजना को हरी झंडी दी। छात्रों की बढ़ती संख्या और पुराने छात्रावासों की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। नोएडा से बिहार जा रही एक स्लीपर कोच बस यमुना एक्सप्रेसवे पर नौहझील के पास पलट गई। इस हादसे में 40 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है और उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हमेशा हम सबके बीच जिंदा रहते हैं और आशा भोसले हर उस दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी जो संगीत से प्यार करता है। हालांकि उनकी निधन पर नसीब कहीं या फिर इत्तेफाक कुछ ऐसे संयोग देखने को मिले जिसने सबका ध्यान उस तरफ खींचा है। 11 अप्रैल को आशा भोसले की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज दोनों ही बहनें अब इस दुनिया में नहीं हैं। आशा भोसले ने अपनी पूरी जिंदगी बड़ी बेबाकी से जी, खुशहाली से जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आशा भोसले और लता मंगेशकर के निधन से जुड़े हुए 3 कनेक्शन हैं? चलिए आपको हम दोनों बहनों के निधन से जुड़े तीनों कनेक्शन बताते हैं। सबसे पहला कनेक्शन है दोनों बहनों का एक ही उम्र में निधन होना। रुखसत हुई और आशा भोसले ठीक उसी के 4 साल बाद यानी 12 अप्रैल 2026 को आशा भोसले भी 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। दूसरा संजोग है एक ही अस्पताल में उनका आखिरी सांस लेना। लता मंगेशकर, जो कि स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है, उन्हें कोविड हुआ था, जिसके बाद उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 28 दिन बाद उन्होंने इसी अस्पताल में आखिरी सांस ली और आशा भोसले, जो कि लता मंगेशकर की बहन है, उनका धन भी ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ। 11 अप्रैल को चेस्ट इन्फेक्शन के चलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों बहनों के निधन का तीसरा कनेक्शन एक ही बीमारी से दोनों का निधन हुआ। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को पहले कोविड हुआ, बाद में उन्हें निमोनिया हुआ, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद उनका निधन हुआ। आशा भोसले के लिए पहले खबर आई कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हुआ है। आज भले ही आशा भोसले और लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सदाबहार गानों के जरिए वो हमेशा हम सबके दिलों पर राज करती रहेंगे। ईरान की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे चल रही है। वीडियो के अंतर यानी कि पिस्ता, केसर और खजूर का निर्यात बंद पड़ा है, जिससे व्यापारियों की कमाई 0 हो गई है। लेकिन और व्यापारियों को ये भी नहीं पता है कि सामान कब आएगा, कितना आएगा और किस कीमत पर आएगा। यूनिवर्सिटीज सब बंद है क्योंकि वहां पे बॉम्ब का खतरा है। ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बाजार के व्यापारियों की ऑनलाइन बिक्री भी लगभग 0 हो गई है क्योंकि लोग उनकी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एल्यूमिनियम फैक्ट्रियां, एयरपोर्ट और विमान, बंदरगाह, पुल और रेलवे, तेल के गैस प्लांट, ये सभी अमेरिका की बमबारी में तबाह हो गए हैं। ज्यादा खराब होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशिकियान ने जनता से वादा किया था कि इंटरनेट की पाबंदियां कम करेंगे, लेकिन बार बार युद्ध की वजह से ये पाबंदियां फिर से जारी हो जा रही है। अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों में 50 से ज्यादा तैनात कर रखे हैं। उसके पास एयरक्राफ्ट, करियर और दूसरे हथियार भी हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह ईरान के अंदर जमीनी हमला करके तेल और गैस प्लांट और उसके न्यूक्लियर बेस को तबाह कर देगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल देगा। दोस्तों, सीजफायर से ईरान के लोगों को थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन अर्थव्यवस्था बुरी तरह से जख्मी है। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां जा रही है और लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस टीम पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक सहायक उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल घायल हो गए। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत 13 अप्रैल को आवासीय प्लाटों का आवंटन करेगी। यह योजना का तीसरा चरण है, जिसमें हरियाणा के 11 जिलों की 55 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के कांथी में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया।
उन्होंने बंगाली में भाषण देकर भीड़ का दिल जीता और ममता बनर्जी के खेला होबे नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल अब चुप नहीं रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल बैठक से पहले स्वयं और मूक कोर्सेज को एजेंडे में शामिल करने पर विरोध बढ़ गया है। शिक्षक संगठन एडीटीए ने इसे पारंपरिक शिक्षण को कमजोर करने की रणनीति बताया है। उनका कहना है कि 5% क्रेडिट की यह सीमा भविष्य में नियमित कक्षाओं को इंटरनेट आधारित माध्यमों से बदल सकती है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 360 डिग्री प्रचार रणनीति अपनाई है। इसमें ग्लैमर और गवर्नेंस का अनूठा मिश्रण है, जिसका लक्ष्य तृणमूल के गढ़ में सेंध लगाना है।